ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज विवेक सर फिर से एक बार हमारे साथ में है। मैं विवेक सर का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे चैनल के लिए फिर से एक बार समय दिया। और सर, द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने से करीब 2 हफ्ते पहले आप हमारे चैनल पर आए थे। और जब फिल्म रिलीज हुई उसके बाद में मैं अपनी भावनाएं आपको बता नहीं पाया। मैं जब थिएटर से फिल्म देखकर बाहर निकला था ना, मेरे मन में बस एक ही बात थी कि मैं आपके पांव छूऊं आकर। और मैं इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। सच में मैं उस समय क्या फील कर रहा था ना, आपको मैं बता नहीं सकता। और ये फिल्म बनाकर आपने जो महान कार्य किया है, जो सेवा की है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता सर। और मैंने एक वीडियो में कहा था कि आज आप एक प्रकार से आज आधुनिक भारत के एक प्रकार से ऋषि है। और आपने भारत में एक नई चेतना का संचार कराया है इस फिल्म को बनाकर। नहीं तो आपका स्नेह है, प्यार है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ऐसा मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ बिल्कुल भी। मैं जैसे आप है वैसे मैं हूँ। हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एक हम सबका एक इरादा है, एक उद्देश्य है। हम सब लोग अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं, अपनी सभ्यता पे काफी गौरव महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि उस पे कोई आहत ना आए। इसलिए हम सब लोग उस आहत से बचाने के लिए अपनी बात स्वतंत्रता और निर्भीकता से कहने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। कोई आप अपना जैसे इतने सारे यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, कितना आप समाज के लिए कितना काम कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से कोशिश कर रहा है। कई लोग जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं उन पे हंसते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, वो भी सेवा का ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आज नहीं तो कल उसका कहीं ना कहीं परिणाम मिलेगा। तो ये आपका स्नेह है, प्रेम है कि आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। वरना मैं और आप सब सेवक ही हैं और कुछ फर्क नहीं है। सर, अभी फिल्म रिलीज होकर करीब एक महीना पूरा हो गया है। एक महीने से भी समय ऊपर हो गया है। तो पिछले एक महीने में आपका जो अनुभव रहा है, या फिल्म रिलीज होने से पहले आपने जो इतना परिश्रम किया, फिल्म के प्रमोशन हो या फिल्म बनाते समय, उसके बाद फिल्म रिलीज हुई, और रिलीज होने के बाद में हर एक दिन जिस प्रकार से स्क्रीन मल्टीप्लाई होती जा रही थी, जो सफलता फिल्म को मिली, लोगों से जो प्रेम मिला, या कुछ लोगों ने जो विरोध भी किया, तो उस अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? या पिछले एक महीने में जो सफलता, एकदम से इतना जो लोगों से प्रेम मिला, उस समय आप कैसा फील कर रहे थे? अभी तो बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ। लगातार भाग रहा हूँ 24 घंटे। अभी आज मुंबई आया हूँ 2 दिन के लिए, कल आया था। आज फिर जा रहा हूँ, कल वहाँ चेन्नई, फिर वहाँ से दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर वहाँ ब्रिटेन में भी हमको बुलाया गया है पार्लियामेंट वगैरह में, तो उसके लिए जा रहा हूँ। तो मैं तो लगातार दिन रात काम कर ही रहा हूँ इस फिल्म में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कर रहा हूँ, साथ साथ अगली फिल्मों का भी काम चालू है पिछले 2 साल से। तो उस पे भी थोड़ा अब उसको रिसर्च को जोड़ना, छांटना, फिर स्क्रिप्ट की तरफ जाना, वो सारा काम चालू है। तो थोड़ा बस फर्क ये हो गया है कि अब पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और पहले से ज्यादा थक गया हूँ। इसके अलावा तो अभी तक देखिए, नंबर नंबर आपने देखा नहीं होगा। मैं ट्विटर में कभी नंबर नंबर की बात करता नहीं हूँ। कभी जी वाले पोस्ट करते हैं तो उसको रीट्वीट कर देता हूँ। वो भी काफी प्रेशर डालते हैं जब लोग की करो करो करो। वरना मैं, ये नंबर नंबर से फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये फिल्म का लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझेंगे ये बात अच्छे से प्रदीप भाई, कि इस फिल्म का मकसद नंबर था ही नहीं। बिल्कुल। भाई, एक आदमी, अगर समझिए किसी एक व्यक्ति है जो रेस में भाग रहा है, और एक जो है वो अकेला सुबह अपना स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए भाग रहा है। दोनों में एक फर्क है। एक बिल्कुल। प्रतियोगिता में भाग रहा है, वो ये देख रहा है मैं जीता हारा, कितने पैसे मिले, कहाँ गया। और एक जो है वो सिर्फ इसलिए भाग रहा है कि उसको सुबह उठ के भागना अच्छा लगता है और वो चाहता है उससे वो स्वस्थ रहे। और अगर उसकी प्रेरणा से और लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगे, तो इससे अधिक सुख की क्या बात हो सकती है। तो इस फिल्म का मकसद कभी भी नंबर था ही नहीं। और इसका मकसद था एक चेतना जगाना, एक जागरूकता लाना, लोगों को जोड़ना। तो आप देखिए आज किस तरह इस फिल्म ने भारतीयों को पूरे विश्व में जोड़ दिया है। मेरे लिए वो बात ज्यादा महत्व रखती है नंबरों से ज्यादा। बिल्कुल। सर, अभी फिल्म रिलीज होने के बाद आप मोदी जी से मिले, योगी जी, अमित शाह जी, उनसे मिले। तो उनसे मिलने का आपका अनुभव कैसा रहा? उन्होंने क्या कहा? और सबसे मुझे जो जानना चाहता हूँ कि उन्होंने फिल्म देखी या नहीं देखी, और क्या केवल फिल्म का विषय अच्छा था इस कारण से उन्होंने फिल्म को सपोर्ट किया, या उन्होंने सच में फिल्म देखी, और देखी तो कहाँ पर देखी, मतलब उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं बहुत ज्यादा आपको इसमें जानकारी नहीं दे पाऊंगा। वो शोभा भी नहीं देता, और एक जिम्मेदारी की बात है, मुझे कुछ करना भी नहीं चाहिए ऐसा कि सब लोग राजनीति में हैं।
और मैं अगर कुछ उनके बिहाफ पे बोलूं, अच्छी बात नहीं। आजकल एक एक शब्द को लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं। पहले जैसा जमाना नहीं है कि आप दिल खोल के बात कर सकते थे। और अब तो ओके। जो मैं नहीं भी कहता हूँ उस बात को भी लेके कैंपेन चलाई जाती हैं सोशल मीडिया में। तो लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि इस बात के सत्य को तो सब जानते ही हैं। तो अगर कोई राजनीति में, तो उससे अच्छा कौन जानता होगा। और इस बात की मोदी जी को भी, योगी जी को भी इस बात की खुशी थी कि हम लोगों ने ये सत्य सामने लाने की हिम्मत की है, जो और कोई फिल्म वाले नहीं कर पाए। नहीं कर और पाए। मोदी जी ने तो बोला भी अपनी स्पीच में पार्लियामेंट में कि भाई, एक सत्य पे बनी फिल्म आई है तो उसको लेके इतना परेशानी क्यों है, और अगर किसी को परेशानी है तो तथ्यों के आधार पे उसकी बुराई करें। तो लेकिन जैसी उनकी मंशा थी, फिल्म जो है एक लेवल पे देखा जाए तो इंटरनेशनली भी, डिप्लोमेसी के लेवल पे भी काफी खरी उतरी है। अब बिल्कुल। देखिए, अभी जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के डॉक्टर सुरेंद्र कौल हैं, जिनका नाम मैं कई बार लेता हूं अपने भाषणों में, उनको यूनाइटेड नेशंस में बुलाया जा रहा है, जहां पे वो टेररिज्म और माइग्रेशन की बात इससे रिलेटेड करेंगे यूएन में। हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग की भी कुछ बात चल रही है यूएनओ में, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी कुछ बात चल रही है। ब्रिटिश के पार्लियामेंट में हम जा ही रहे हैं अभी जून के महीने में। तो कई सारी सरकार, मैं अभी वहाँ गया था थाईलैंड, और वहाँ के जितने पॉलिसी मेकर्स वगैरह थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। वहाँ की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी मैं बोल के आया। तो कई सारी विश्व की जो आज तक इसको झूठ मानती थी, आज वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसको सच मानने लगी हैं, या ये सच है कि नहीं इस पर बहस तो करने लगी हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जो लोग भारत के जितने अर्बन नक्सल्स जो कहते थे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, आज कम से कम डिफेंड तो करने लगे हैं कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, इस पे तो बहस करने लगे हैं। तो थोड़ा तो चर्चा तो जी। और कश्मीर के जो लोग टेररिज्म को ओन करते थे, जो कहते थे हाँ हमने किया है, अब कम से कम वो ये तो कहने लगे भाई हमने नहीं किया, पाकिस्तान ने किया। इस फिल्म में तो बोला ही नहीं है कि पाकिस्तान ने किया है, ये फिल्म ने तो पाकिस्तान पे ब्लेम नहीं डाला है। कम से कम इतना तो लोग डिटैच तो हो रहे हैं, उससे अपने को दूरी बढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे अच्छा क्या हो सकता है। यही इसी से मिलती जुलती बातचीत जो है, टेररिज्म से लड़ाई और ह्यूमैनिटी का संदेश, ये प्रधानमंत्री जी दो चीजों पे बहुत एम्फेसिस देते हैं। मैं कभी भी उनसे मिला हूं या उनके भाषण भी सुने मैंने, उनका यह है कि टेररिज्म को लेके भारत का 0 टॉलरेंस होना चाहिए। उसमें कोई बहस ही नहीं, यानी बात नहीं, मुद्दा नहीं, चर्चा नहीं, कुछ नहीं, खत्म, टेररिज्म नो। और मानवता को लेके हमने क्या काम किया है वो विश्व के सामने आना चाहिए, चाहे वो कोवैक्सीन को लेके हो, हमारी जो भी वैक्सीनेशन को लेके मानवता का काम किया है, वर्ल्ड पीस को लेके हमारी आर्मीज ने काम किया है, ऐसी बहुत सारी चीजें। सर, आपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात की। इस फिल्म के कारण उसमें बहुत फायदा हुआ है, बाहर तक अन्य देशों में हम हमारी इस आवाज को पहुंचा पाए हैं। नहीं तो आज तक हमने देखा है कि चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह, वो एक अलग ही अपनी अलग ही दुनिया में और उनका जो एक प्रोपेगेंडा के तहत ही भारत को लेकर, कश्मीर को लेकर एक स्प्रेड करते आए हैं। इवन पिछले वर्ष जब राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस समय टाइम्स स्क्वायर पर कश्मीर सीज डे करके एक बहुत बड़ा बैनर लगाया गया था, कश्मीर सीज डे का, टाइम्स स्क्वायर पर एक बहुत बड़ा, जिस दिन राम मंदिर का निर्णय आया था उसी दिन। और बॉलीवुड के भी कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस, उन्होंने उस पोस्टर को शेयर किया था। अब मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, पर उन्होंने वो कश्मीर सीज डे का पोस्टर शेयर किया था। तो इस प्रकार से मतलब बॉलीवुड के अंदर के भी कुछ लोग, हमारे देश के कई सारे पत्रकार, इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने उस टाइम्स स्क्वायर के कश्मीर सीज डे के उस बैनर को शेयर किया था। बाहर भी ये इंटरनेशनल मीडिया जिस प्रकार से कश्मीर को बाहर दिखाती है, विश्व के सामने प्रस्तुत करती है कश्मीर के मुद्दे को, भारत पर ही सारा दोष देने का ये जो प्रयास होता है, तो ये कैसे होता है और बॉलीवुड इसमें कैसे इन्वॉल्व हो जाता है, जिनका इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, कश्मीर सीज डे हो या जो भी बातें हैं? देखिए, जहां तक बॉलीवुड की बात करूं तो बॉलीवुड एक माइंडसेट है। बॉलीवुड ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी दफ्तर है जहां लोग आते हैं। तो बॉलीवुड एक माइंडसेट है, और कहीं पे ऐसा माइंडसेट बन गया है, विचारधारा सी बन गई है कि आम आदमी जो है भारत का वो कुछ जानता नहीं है, और जो कुछ है वो विदेश के लोग जानते हैं। और इंडिया में क्या बिजनेस होता है फिल्म का, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। एनआरआई मार्केट में क्या होता है, विदेश में क्या होता है, उससे सबको फर्क पड़ता है। तो ये माइंडसेट होते 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 अब वो इतना डाइल्यूट हो गया है कि फॉरेन में क्या बोला जाता है भारत के बारे में वो मैटर करता है।
अब फॉरेन का अपना एक नैरेटिव है, फॉरेन मतलब वेस्ट, ईस्ट में ऐसा नहीं है। मैं अभी थाईलैंड में था, वहां ऐसा कोई भारत के अगेंस्ट नहीं है नैरेटिव। ये जनरली वेस्ट में है, और खास तौर पे अमेरिका में, अमेरिका में सबसे ज्यादा है। और क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और सारे यहाँ से बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो अमेरिका जाते हैं मोस्टली। तो अमेरिका में कहीं पे एक ऐसा नैरेटिव बन गया इंडिया के लेके कि हम लोग एक रिग्रेसिव कंट्री हैं और धर्म के नाम पे हम लोग जो है माइनॉरिटीज को ऑप्रेस करते हैं। अभी भी बहुत वो एक हैशटैग चल रहा है जेनोसाइड का। जी 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 जी, और उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तो उसमें अब मैंने कल देखिए एक चिट्ठी डाली है, अब वो उसके पीछे पड़ गए कि सच है कि झूठ है, सच है कि झूठ है। अरे चलो मान लिया झूठ है, ठीक है, तो उसका कुछ आधार तो बताओ कैसे झूठ है, आप बताओ कैसे झूठ है। वो नहीं बस मन तो एनी, उस पर बाद में बात करेंगे। तो हो क्या गया है कि जो बॉलीवुड के, जो जिसको आप बॉलीवुड बोलते हैं एक्चुअली, वो चाहते हैं कि उनको रिकग्निशन बाहर मिले, इंडिया के बाहर मिले, और उसको खुश करने के चक्कर में ये लोग इस तरह की उलूल जुलूल बातें करते हैं। इनका आम आदमी से कोई संपर्क नहीं है, ये भारत में कहीं इन्हें ट्रेवल नहीं किया, इनको अकोला कहाँ ये भी नहीं पता होगा। तो इनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, जीवन का संघर्ष नहीं है, भारत को लेकर गौरव नहीं है। सबसे बड़ी बात है, भारत को लेकर गौरव नहीं है। इनके अंदर हीन भावना ये है, जैसे कि मुहर्रम के दिन कहते हैं हाय हुसैन हम ना हुए, इस तरह इनका ये है हाय हुसैन हम अमेरिका में पैदा ना हुए। तो इसको लेके ये लोग काफी परेशान रहते हैं। ये हर समय उसी तरह की वेस्टर्न ऑडियंस को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, तो इसलिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन देखिए खुशी की बात यह है कि जब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो कहीं एक मोमबत्ती जो है उसकी भी रोशनी नजर आती है। तो हमारी फिल्म ने क्या किया कि उसी जगह जिसकी आप बात कर रहे हैं, सीज डे कश्मीर की बात, उसी जगह पे उतना ही बड़ा इस फिल्म के जो दर्शक थे उन लोगों ने पैसा इकट्ठा करके होर्डिंग लगाई, और पहली बार अमेरिका के इतिहास में जो काम भारत सरकारें भी नहीं कर पाई इतने सालों से, पहली बार अमेरिका के इतिहास में किसी मेनलैंड जगह पे भारत का पूरा नक्शा और कश्मीर का पूरा नक्शा वहां पे लगा। और ये सारा का सारा पैसा जो था वो वेल विशर्स और फैंस ने इकट्ठा किया। ये एक बहुत बड़ी जीत है, और इसीलिए लोग बौखलाए हुए हैं और तिलमिलाए हुए हैं और परेशान हैं। उनका पूरा नैरेटिव ही इस फिल्म ने ध्वस्त कर दिया एक प्रकार से। हाँ ये तो है। और सर, आपकी जो मोदी जी से बात हुई तो उनका, मोदी जी का फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उनके क्या विचार है, या फिल्मों का समाज पर जो प्रभाव होता है उस पर उनके क्या विचार, या फिल्म इंडस्ट्री को लेकर उनका क्या विजन है आगे, उनके मतलब क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। फिल्मों को लेकर, फिल्म उद्योग को लेकर उनके क्या विचार है, क्या विजन है? देखिए मेरी उनसे कभी बॉलीवुड नाम लेके कभी चर्चा नहीं हुई मोदी जी से। मेरी जब भी होती, मोदी जी बात हमेशा विचारों की करते हैं। मैंने कभी उनको व्यक्ति विशेष की बात तो सुनी नहीं उनके मुंह से। वो विचारों की करते हैं, भारत को लेके करते हैं। उनका जो कमिटमेंट है वो अटूट है, और वो चाहते हैं कि भारत जो है पूरे राष्ट्र में भारत का जो महत्व है लोग उसको समझें। उससे ज्यादा भी नहीं, लेकिन जो महत्व है वो तो समझें। पर हमारे लोग जो, जिनकी एक्सेस है पूरे वर्ल्ड में, उसको घटा घटा के बताते हैं, तो वो भी दुख की बात है। तो मोदी जी के बारे में सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। बिल्कुल। सर, बॉलीवुड के किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म के सक्सेस के बाद में आपसे कांटेक्ट किया कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, या किसी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुई हो, या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने आपसे कांटेक्ट किया कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ हुआ फिल्म के सक्सेस के बाद? हाँ, ऐसा कहना कि नहीं हुआ मैं बिल्कुल गलत होगा। मैंने, ये तो नंबरों का गेम समझने वाली इंडस्ट्री है ये तो, यानी इनको कुछ, इनके कोई वैसा नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक बार नंबर हो तो ये सब करते हैं। लेकिन हमने डिसाइड किया है, हम और पल्लवी जी ने, हम और हमारे जो यंग काफी मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है, हम जैसी फिल्में बनाते थे वैसे ही बनाते रहेंगे। और हमें थोड़ा स्ट्रगल करना अच्छा भी लगता है। हमको ऐसा लगता है कुछ कम होना तो ही अंदर से आवाज निकलती है। संतुष्टि। जब बहुत पेट भरा और सुख हो तो थोड़ा उसमें फिर करप्शन आ जाता है। तो हम तो वही कर रहे हैं, अपनी ही शर्तों पे कर रहे हैं। हम वही नॉन स्टार बेस्ड सिस्टम में काम करेंगे। जो अच्छे एक्टर होंगे, जो पूरी तरह से समर्पण करें रोल्स में, उनके साथ काम करेंगे। फिर चाहे वो स्टार थे या नहीं है या होंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। और दूसरी बात, जो बात हम कह रहे हैं उस पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपकी अटूट श्रद्धा नहीं है तो फिर हमारा आपका जम नहीं पाएगा। तो बस हम वैसे ही हैं, कुछ फर्क नहीं है। हमको बता रहा हूँ, मैं आपसे बात, सबसे पहले आप ही से बात कर रहा हूँ। यहाँ हमारी जिंदगी में रत्ती भर का फर्क नहीं, बल्कि
हमें तो और ज्यादा इस बात का महत्व समझ में आ गया है कि जीवन से, जमीन से कितना जुड़ा रहना चाहिए आदमी को। बिल्कुल सर। आपको लगता है कि द कश्मीर फाइल्स के कारण बॉलीवुड में कुछ बदलाव आएगा? कुछ प्रोडक्शन, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है जिनके हाथ में पूरा एस्टेब्लिशमेंट हम जिसे कहते हैं बॉलीवुड का, वो आगे ऐसे फिल्में बनाएंगे या कुछ बदलाव आएगा, उनके विचारों में परिवर्तन आएगा? आना चाहिए, आना चाहिए। और अगर बदलाव नहीं आया तो ये बहुत दुख की बात होगी, बहुत दुख की बात होगी। इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज बॉलीवुड के पास खड़ी है कि वो लोग अगर चाहें तो इससे सीख के रिसर्च और राइटिंग, इन दो चीजों पे खर्चा करना शुरू करेंगे। राइटर्स की इज्जत करना शुरू करेंगे, रिसर्चर्स की सबसे ज्यादा इज्जत करना शुरू करेंगे, और भारत की समस्याओं से जुड़ी कहानियों पे ध्यान देना शुरू करेंगे। और जो ये झूठा टेररिज्म को जस्टिफाई करना, हर समय भारत की बुराई करना, इस तरह के सब्जेक्टों से दूर रहना चाहिए। क्यों? बुराई, देखिए, जहां बुराई हो वो बुराई करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना बात का एक झूठ फैला देना, एक झूठी कहानियां बना देना, वो गलत है। एक जो पूरा झूठेपन की दुनिया क्रिएट कर देना, झूठे स्टूडेंट, झूठा यूथ, झूठे माँ बाप, झूठे परिवार, सब झूठ का आडंबर, और उसमें कहीं पे भी आम आदमी की बात ही नहीं करना, ये जो एक माइंडसेट है, इससे दूर नहीं हुए तो विनाश निश्चित है। देखिए, विनाश की घड़ी तो आ चुकी है। आज आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नाम की चीज बची कहाँ है? आप जो सबसे बड़ी हिट फिल्म है, वो अगर 2 साल पहले भी आती है फिल्म, 2 साल बाद भी आती, नतीजा यही होना था। वो कश्मीर फाइल्स जो कि बॉलीवुड से एकदम हटके बनी है। बाकी जितनी हिट फिल्में जो हो रही हैं वो सारी की सारी साउथ इंडियन फिल्म्स हैं। आप ये देखिए कि आज एक साउथ इंडियन फिल्म रिलीज हुई है और उसके डर के मारे एक हिंदी फिल्म जो एक साउथ इंडियन फिल्म पे बनी हुई है मैदान छोड़ के भाग गई। ठीक है, अब आप भारत के जितने बड़े सुपरस्टार्स हैं उनको देखिए, क्योंकि फिल्में बॉलीवुड में डायरेक्टर राइटर्स नहीं बनाते, सुपरस्टार्स बनाते हैं। वो कहने की बात है, नाम आता है डायरेक्टर राइटर पर, कोई असली में होता नहीं है उसमें डायरेक्टर राइटर। कहने को होते हैं, लेकिन डायरेक्टर वो है जो एक बार कोई बात बोल दे तो सबके सब उस बात को माने। उनके वहां ऐसा नहीं है। तो देखिए, अब अगली फिल्म कौन सी आ रही है? आमिर खान साहब की। और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं विचार पे बात कर रहा हूं, और ये विचार अगर मेरा गलत है तो मैं चाहता हूं कोई मुझे बताए कि इसमें क्या गलत है। आमिर खान साहब की जो अगली फिल्म आ रही है, कई 100 करोड़ में बनी होगी, लाल सिंह चड्ढा, वो एक हॉलीवुड की फिल्म पे बेस्ड है। मतलब कोई इंडियन राइटर, हिंदी कहानी, भारत का मूल, भारत की सोच नहीं, अब वो वहां का आइडिया लेके हिंदी में घुसा देंगे, उसको घुसा देंगे, और उसकी इतनी ज्यादा मार्केटिंग करेंगे कि आदमी मजबूर होकर देखेगा। इतनी जगह मिलेगी, यानी जैसे कि गन्ने का रस गर्मियों में 24 घंटे सब जगह बिकता है, जो नहीं भी पीता है, डायबिटीज वाला भी पी लेता है एक आध ग्लास। दूसरी, सलमान खान नंबर 2 सबसे बड़े हीरो हैं, उनकी अगली फिल्म कौन सी है? गॉडफादर, वो साउथ इंडियन फिल्म है। शाहरुख साहब की अगली फिल्म पठान के बाद जो आने वाली है, वो मेरे ख्याल से एटली साहब के साथ कर रहे हैं, वो भी साउथ इंडिया की है। ऋतिक रोशन साहब की जो अगली फिल्म है वो भी साउथ इंडियन है। वो जो अपने रणबीर कपूर साहब की जो फिल्म आ रही है, देखिए एनिमल, वो भी साउथ इंडियन डायरेक्टर के साथ है, साउथ इंडियन सोच के साथ बनी। तो हिंदी फिल्म है कहाँ? ठीक है, अब आप देखिए, स्मॉल साइज, मीडियम साइज जिस तरह की मैं बनाता हूँ, उस तरह की भी कुछ डायरेक्टर्स बनाते हैं फिल्म। उनके नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं, 3 4 ही 5 ही लोग हैं वैसे। उनका एक ग्रुप है, वो जो मिड साइज हीरोइंस और मिड साइज हीरोज और मिड साइज डायरेक्टर्स मिलके, मेरी तरह मिड साइज डायरेक्टर, मतलब किसी बेइज्जती से नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक बड़े सुपरस्टार्स हो गए, उसके नेक्स्ट लेवल पे आ गए। मैं तो छोटी फिल्म बनाता हूँ, स्मॉल फिल्म मेकर। तो वो लोग जो है, अब वो पूरा जो ग्रुप है एक, जो बॉलीवुड में एक लेफ्टिस्ट टाइप का, वो क्या करते हैं, वो झूठी कहानियां बना देते हैं। लड़ाई यादव और यादव के बीच में हुई, उसको घुमा के ब्राह्मण और दलित के बीच में दिखा दी। एक झूठा मुस्लिम नैरेशन दिखा दिया कि मुस्लिम के साथ अत्याचार हो रहा है और गलत हो रहा है। उल्टा सीधा कुछ भी, टेररिस्ट को जस्टिफाई कर दिया, और एक दूसरे को खूब तारीफ करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग बड़े सक्सेसफुल हैं, और ऐसा है, जबकि ऐसा है नहीं, ये सत्य नहीं है। खुद को ही मार्टिन स्कॉर्सेज़ी कहते हैं, वो मार्टिन खुद की, मतलब खुद को ही कुछ भी बोल देते हैं, और खुद को ही एक दूसरे की तारीफ करके खुद को ही, वो कौन लोग हैं? ये लोग वर्ल्ड सिनेमा देख के बड़े हुए हैं, ये वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, और इनके दिल में ये मलाल है कि यार हम उनके जैसे क्यों नहीं बन पाए, हमारा देश वैसा क्यों नहीं है।
और इस चिढ़ के साथ ये फिल्म बनाते हैं। तो इसलिए बजाय देश की अच्छाइयों में देखने की जगह ये जो छोटी मोटी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ देखते हैं, और इनके दिमाग में एक सेकंड के लिए भी ख्याल नहीं आता कि ये जितने भी प्रॉब्लम से फिल्म बनाते हैं ये सारे प्रॉब्लम दुनिया की हर कंट्री में है, क्योंकि ये इंसानी प्रॉब्लम्स हैं, ये सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये है बॉलीवुड। और अब बॉलीवुड अगर अब भी नहीं बदलता है कश्मीर फाइल्स देखने के बाद, तो अब मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा अवसर अपने हाथ से निकल जाएगा। हाँ सर, आपने कहा कि नंबर्स का गेम बॉलीवुड समझता है, प्रोडक्शन हाउस नंबर्स का गेम समझते हैं, जहां से पैसा है उस विषय पर वो फिल्म बनाते हैं, वैसी फिल्में वो बनाते हैं। पर अगर हम थोड़ा सा इतिहास देखें बॉलीवुड का, तो नंबर के गेम की अपेक्षा बॉलीवुड को अपनी एक विशिष्ट विचारधारा ज्यादा प्रिय है, ये हमें देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखिए, जय संतोषी जब फिल्म आई थी, द कश्मीर फाइल्स की सफलता की तुलना उसके साथ की गई, आपने पढ़ा भी होगा उस समय कैसा एक क्रेज था, थिएटर को, सिनेमा घरों को एक प्रकार से मंदिर बना दिया था। लोग गांव से ट्रैक्टर में भर भर कर वो फिल्म देखने के लिए गए थे, जय संतोषी माँ, ऐसा प्रेम मिला था उस समय। और उसके बाद में कोई पौराणिक फिल्में बनी हो ये हमने देखा नहीं। या उसके बाद गदर को देखिए, गदर को कितनी सफलता मिली थी, वो समय तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। और उसके बाद में वैसे राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित फिल्में बॉलीवुड ने बनाई हो वो हमने देखा नहीं। उल्टा भारत को ही इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने वाली या पाकिस्तान प्रेम को प्रमोट करने वाली फिल्में उसके बाद बनी है, ये हमने देखा। 2004 के बाद में तो राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को एक प्रकार से साइड ही कर दिया था, उसके बाद तो वैसी कोई फिल्में बनी भी नहीं। और इवन मैंने एक महेश भट्ट, उनका एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देखा, जिसमें वो पाकिस्तानी एंकर उनसे पूछ रहा है कि ये जो सनी देओल है ना, उसकी गदर, बॉर्डर, ये फिल्में देखो हमेशा पाकिस्तान को बुरा बुरा बोलते रहते हैं। तो इस पर महेश भट्ट जी का उत्तर ये था कि भाई ये थोड़े बहुत लोग हैं, बॉलीवुड ऐसा नहीं है, ये इन लोगों को ना एनडीए ने, बीजेपी ने थोड़ा सा प्रमोट किया था। यही वर्ड उनके यूज किए हुए हैं उस इंटरव्यू में। मतलब बॉलीवुड भले ही गदर को सफलता मिली हो या कुछ पौराणिक फिल्मों को सफलता मिली हो, पर वैसे फिल्मों को या वैसे फिल्म मेकर्स को उन्होंने कभी प्रमोट नहीं किया। तो क्या ऐसे में बॉलीवुड द कश्मीर फाइल्स को भी इसी प्रकार से भूल जाएगा? हो सकता है, मुझे पता नहीं है, ये लोग कुछ भी करने के काबिल हैं, तो मैं ज्यादा इनके बारे में बात नहीं करता हूँ। लेकिन पर हम है ना, हम करेंगे ना, हम जो परिवर्तन हम अपने जीते जी मेरा कर ये सकते हैं। पूछने का उद्देश्य ये था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि नंबर्स के गेम की अपेक्षा या बॉलीवुड को पता है कि कौन से विषय से पैसा आ सकता है या कौन से विषय पर लोगों को पसंद है, लोग देखने के लिए आएंगे, वो छोड़कर वो जबरदस्ती अपना कुछ एक नैरेटिव या अपना एक प्रोपेगेंडा उस पर आधारित ही फिल्में वो क्यों बनाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग क्यों मिलती है, ये मुझे थोड़ा सा समझना था कि नंबर्स के गेम को छोड़कर वो ऐसे विषयों पर ही ज्यादा फोकस क्यों करते हैं। देखिए, दो रीजन है उसके, मैं बताता हूँ। एक, जो फंडिंग आती है वो जनरली आती है कुछ इस तरह के सोर्सेस से जो जायज नहीं है, राइट। और ऐसा पैसा अगर आप देखिए माफिया के पास काफी होता है, इस तरह के धंधे करने वालों के पास। तो जब आप उनका पैसा लेते हैं तो ऑब्वियसली फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस आप उसको जस्टिफाई भी करते हैं। दूसरे जो बड़े आज जो भारत के सबसे बड़े हिंदी सिनेमा के प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो फिल्में किसके साथ बनाते हैं? वो बनाते हैं अमेरिकन स्टूडियोज के साथ। और अमेरिकन स्टूडियोज जो है, उनकी अनरिटन पॉलिसी है कि अफ्रीका को हमेशा गरीब दिखाओ, भारत को हमेशा जातिवाद और सांप्रदायिकवाद दिखाओ, रूस को हमेशा डिक्टेटर की तरह दिखाओ, जैसे सारी दुनिया का दुश्मन रूस है और अमेरिका पूरी दुनिया की भलमन हाथ में लगा है, और जो रक्षक है पूरे विश्व का वो यूएसए है। ये उनका 1945 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था 40s में, तो वहां से सीआईए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे अमेरिकन हॉलीवुड को सॉफ्ट पावर की तरह यूज करने के लिए, और तो उस तरह से वो यूज करते आ रहे हैं। तो ये उनके लिए फिल्में बनाते हैं, उन्हें जस्टिफाई करते हैं। तो जैसे मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे अगर आप जाएं तो अमेरिकन जो स्टूडियोज हैं वो बिना पूछे उसको अप्रूव कर देते हैं। और अगर आप भारत की समस्या लेके जाएं, आज आप ये देखिए, बांग्लादेश जब आजाद हुआ है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो यूएन के फिगर्स हैं, मिलियंस में रेप और हत्याएं हुई हैं। किसकी हुई हैं? हिंदुओं की हुई हैं। हिंदुओं की हुई है, करेक्ट। आप लेकिन उस ऐसे विषय पे आप अगर फिल्म बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। लेकिन अगर अभी आप कहें कि भाई किसी जगह पे 40-50 दलितों की हत्याएं हुई हैं या मुस्लिम्स मरे, तो आपको ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, 1 सेकंड में बन जाएंगी वो फिल्म आपकी। मतलब हिंदू की मौत इस देश में जो है वो मैटर ही नहीं करती है। आज मैं मोपला पे अगर बनाना चाहूं
तो कोई भी स्टूडियो पैसे नहीं लगाने को तैयार होगा। एक स्टूडियो है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, उसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा। और वो भी स्टूडियो जब कॉर्पोरेट लेवल पे, देखिए ऊपर के लेवल पे तो सब करने को तैयार हो जाते हैं, पर जिसके यानी नीचे के लेवल पे जाके उनका विश्वास ही नहीं होता उस पर, क्योंकि उनकी भी ट्रेनिंग वैसी हुई है दिमाग की। वो भी किसी अमेरिकन स्टूडियो काम करके आए हैं और आगे जाके काम करना है वहां पे, इसलिए वो लोग उनके डर में रहते हैं। ये हमारी फिल्म, मैंने शायद आपको बताया था कि नहीं बताया था, किसी ओटीटी से बात चल रही थी, वर्ल्ड के टॉप ओटीटी से, तो उन लोगों ने कहा था इसमें आप इस्लामिक टेररिज्म वर्ड नहीं यूज कर सकते। मैंने कहा मैं कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप कह रहे हैं कि नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके साथ फिल्म नहीं करूंगा। उन्होंने कहा बैलेंस कर दीजिए, इसमें हिंदू टेरर भी बोलिए तो हो जाएगा, राइट। अब मैं हिंदू टेरर जैसी कोई चीज नहीं दुनिया में, मैं क्यों बोलूं। बिल्कुल। और अभी आज ही देखिए, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आज ही, किसी एनडीटीवी की, वो उमर अब्दुल्ला साहब की मित्र जो हार्वर्ड में जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उनका देख रहा था। वो बॉलीवुड की एक हीरोइन के साथ इंटरव्यू कर रही थी। अब उसमें जो हीरोइन मोहतरमा है, वो लगातार हिंदू टेरर वहां बैठ के कह रही थी, और कह रही थी भारत में मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है, मुस्लिम जेनोसाइड हो रहा है। अब इस तरह की बातें जब आप प्रचार करेंगे उनका, कहाँ हो रहा है जेनोसाइड, कोई बताए तो मेरे को। जेनोसाइड होता क्या जानते हैं ये? और अगर जानते हैं जेनोसाइड, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट जेनोसाइड ना, औरंगजेब के वक्त से, तैमूर लंग के वक्त के जेनोसाइड से शुरू करते हैं। जेनोसाइड ऑफ हिंदूज, जेनोसाइड ऑफ यूनिवर्सिटीज, नालंदा और शारदा पीठ वगैरह, देन जेनोसाइड ऑफ अ कंट्री जिसको काट के 2 टुकड़े कर दिए गए धर्म के आधार पे। पहले वहां से बात शुरू करिए। मोपला की बात करिए, रजाकार की बात करिए जो हैदराबाद में हुआ था, जो रजाकारों ने मारा है हिंदुओं को, काटा है, पीटा है तेलंगाना में। बंगाल की बात करिए, आप सारी बात तो करिए। कई लोग मुझसे कहते हैं गोधरा की बात करिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल करिए। गोधरा में वो तो स्टेशन जहाँ पे जलाया गया था, पहले बात करिए, वहां से शुरू करते हैं हम लोग। कहते नहीं, शुरू से शुरू नहीं करेंगे, हम अंत की बात करेंगे। अंत में भी देखें तो कश्मीर के आज के कश्मीर की बात करिए, तो कहते नहीं साहब आज की बात नहीं करिए, पीछे जाइए। कब कहाँ जाए भाई पीछे? तो कहते 1947 में जाइए। मैंने कहा 1947 में क्यों रुक रहे हैं? वहां क्या दीवार लगी हुई है, बांध है क्या? थोड़ा और उसके पीछे चले जाइए, फिर थोड़ा और पीछे चले जाइए। तो भाई बात जब शुरू होगी, या तो शुरू से होगी या सिर्फ आज की परिस्थिति पे होगी। पीछे आप ये नहीं कि 2 दिन पीछे गए, 4 दिन पीछे नहीं जा रहे, आप गोधरा स्टेशन ही नहीं पहुंच रही आपकी गाड़ी, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग झूठ बोलते हैं। और बड़ी एक मेरे लिए सुख की बात है, कश्मीर फाइल से ये लोग बहुत एक्सपोज हो गए, और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। बिल्कुल सर। सर मैं 2 घटनाएं बताना चाहता हूं। 1980 के दशक में जब पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार वहां पर जब थी, तो एक पूरा रक्तपात का इतिहास रहा है, बहुत सारी हत्याएं हुई है। आनंद मठ के जो साधु थे, उन्हें जिंदा सड़क पर जला दिया, जला दिया था उनको, जिंदा जला दिया था, वो भी सड़क पर, लोगों के सामने, चौराहे पर, और कम्युनिस्टों पर ही उसका आरोप लगा हुआ है। और वो बहुत बहुत भयानक रक्तपात का इतिहास रहा है। और एक समय जो कोलकाता इंडस्ट्रियल हब था, पूरे देश में सबसे संपन्न शहर था, वहां से इन कम्युनिस्टों ने जितने भी इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थे, सबको वहां से भगाया। बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ में हिंसा हुई है 80 के दशक में। और उसके बाद आप देखिए 80 के ही दशक में महाराष्ट्र में, मुंबई में कम्युनिस्टों के ही कारण बहुत सारी कपड़ा मिल बंद हुई थी। हजारों हजारों गिरनी कामगार सड़कों पर आए थे 80 के दशक में, जो अच्छा खासा उन्हें रोजगार मिल रहा था, उनका घर चल रहा था, उन सबको सड़कों पर ला दिया था। कम्युनिस्टों का पर ही इसका आरोप लगा हुआ है। महेश मांजरेकर जी ने इस पर 3 फिल्में भी बनाई हुई है, जिसमें जो गिरनी कामगार बेरोजगार हुए, सड़कों पर आए, उनके बच्चे किस प्रकार से फिर उनके कितने बुरे हालात हुए उन परिवारों के, इस पर फिल्में भी बनी हुई है। पर देखिए, ये सब 1980 के दशक में हो रहा था। इतना भयानक हम कम्युनिज्म का भयानक स्वरूप हम देश में देख रहे थे। उसी समय बॉलीवुड 80 के दशक में ही इसी मानसिकता को, कम्युनिस्ट मानसिकता को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्में बना रहा था, कि उद्योगपतियों की हत्या को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, मिल मालिकों की हत्या को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जो एक तरफ देश में हो रहा था, बहुत दुखद घटनाएं हो रही थी, उसी को बॉलीवुड अपनी फिल्मों में ग्लोरीफाई कर रहा था 80 के ही दशक में। तो ये क्या मतलब, इनके बीच में कुछ ऐसी साठगांठ थी, या क्यों ऐसा हो रहा था? बिल्कुल जो हमें दिख रहा है, जो गलत हो रहा है, उसको ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा था उसी समय? देखिए, जो क्या होता है, करप्ट आदमी जो होता है ना, जो बेईमान आदमी होता है, वो ईमानदारी की बहुत बात करता है पब्लिक में। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरी कम्युनिज्म के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कम्युनिज्म को चलाने वाले तो सारे इलीट्स हैं, गरीब लोग नहीं है।
इनके जितने नेता हैं सब धन्ना सेठ हैं, लखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, सारी दुनिया में। दुनिया की सबसे झूठी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत में कई बार आपने देखा होगा कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में काफी झगड़ा चलता रहता है, सदियों से चलता आया है। और ऐसा नहीं कि पूरा गलत है, कई बार किसी की गलती होती है, कई बार किसी की गलती होती है, ठीक है, बाहर से आया जो कुछ भी हुआ, लेकिन आम तौर पे देखा जाए डे टू डे लाइफ में लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। आज आप भी बाहर जाते हैं तो आपको कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, आपको वन ऑन वन लेवल पे इंसानियत के उस पे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो कम्युनिज्म इस्लाम के साथ जुड़ता है तो उससे खतरनाक दुनिया में कोई ताकत भी नहीं है। और इस्लाम को आग लगाने का काम कम्युनिज्म ने लगातार हिंदुस्तान में किया है। इसके पीछे कम्युनिस्ट ही है इसके जी। और जितना शोषण गरीब आदमी का कम्युनिस्ट ने किया है उतना किसी ने नहीं किया है। आज ब्राह्मणों ने दलितों के साथ क्या अत्याचार किए इसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ब्राह्मणों के साथ कम्युनिस्ट लोगों ने क्या अत्याचार किए क्या कोई इसके बारे में जानता है? ब्राह्मण से मेरा मतलब ब्राह्मण नहीं, मतलब उच्च जाति के लोगों की बात कर रहा हूं मैं। दलितों के साथ भी अत्याचार किया है सबसे ज्यादा। मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। दलितों के साथ कम्युनिस्ट लोगों ने क्या अत्याचार किया है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। आदिवासियों के साथ इनने क्या अत्याचार किया है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। अब आपने किस्सा बंगाल की बात करी, माचे झापी जो एक आइलैंड था, जो भाग के आए थे वहां से, वहां पे हिंदू दलित लोग थे, चूंकि जगह नहीं थी, इतने सारे भाग के आए थे बांग्लादेश वॉर के बाद, तो वो एक टापू था जिसमें हिंदू दलित लोग जाके रुके। उस टापू को आधी रात को चारों तरफ से घेर के बोट से लोगों को जिंदा मारा गया है। बिल्कुल जिंदा मारा मतलब उनको गोली मारी, वो कूदते हुए समुद्र में गिरे, वहां पे गोली मारी, उनको मारा गया है। वो इतना बड़ा एक जेनोसाइड जो हुआ है का, वो किसके हाथ हुआ है? कम्युनिस्टों के। फिर एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, ठीक है ना? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो जितना ज्यादा बैन चीजों को कम्युनिस्ट लोग दुनिया में करते हैं, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे भारत हो, चाहे बंगाल हो, चाहे केरला हो, जो चीज इनके मतलब की नहीं है उसको बैन कर देंगे और दिन रात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की माला जपेंगे। आपको मैं एक किस्सा बताता हूं, आप क्योंकि आपके काफी यंग लोग सुनते हैं, उनको पता ही नहीं होगा। भारत की जो आजादी थी उसके पीछे का असली कारण जो था वो था म्यूटिनी और वर्ल्ड वॉर। भारत में जो म्यूटनी हुई, नेवल म्यूटनी, उसका वहां पे कोलाबा में अभी भी मेमोरियल बना, कोई जानता भी नहीं है वहां पे। वो जो म्यूटनी हुई नेवल और एयरफोर्स की, और जो वर्ल्ड वॉर हुआ और जो गरीबी खड़ी हो गई, उसके कारण भारत को आजादी दी। ये बात पार्लियामेंट में यूके के एक नहीं कई बार बोली गई ऑप्शनली, जब दी थी भाई ऐसे तो नहीं दे सकते थे आजादी। उसके पीछे प्रॉपर पार्लियामेंट में आर्ग्यूमेंट हुआ, स्पीच हुई प्राइम मिनिस्टर की, आप वो सुन लीजिए पूरी। उसके बाद जब भारत वहां इंडिया में प्रधानमंत्री आए, उनके एटली साहब, उनके साथ बंगाल के गवर्नर और चीफ जस्टिस जो थे, उनने पूछा कि भाई किस कारण से हुई, तो उन्होंने भी यही कारण बताया। करेक्ट। इसके ऊपर उत्पल दत्त जी ने एक प्ले बनाया जिसका नाम था कलोल। और कम्युनिस्ट पार्टी के ही लोगों ने कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को प्रेशराइज करके उसी प्ले को बैन करवा दिया। आज आप ये देखिए कि सुभाष जी, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम तो कम्युनिस्ट लोग चलाते हैं भारत में, और ये इंदिरा गांधी ने ट्रेड ऑफ किया था। सुभाष चंद्र बोस जी, अगर आप ये सत्य है जो यूके के लोग कहते हैं कि म्यूटिनी के कारण हुआ, तो वो म्यूटिनी तो सुभाष जी का बहुत बड़ा हाथ था उसमें। बिल्कुल। तो कम्युनिस्ट लोग सुभाष जी को आगे क्यों नहीं लाते हैं? क्योंकि सुभाष जी को आज की तारीख में आगे लाएंगे तो उसे नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाएगी। आप समझ रहे हैं कितने धूर्त लोग हैं?
सुभाष जी इन्हीं के साथ जुड़े थे। देखिए कम्युनिस्ट, जो कम्युनिस्ट धारा थी उस वक्त की, सुभाष जी उसको रिप्रेजेंट करते उनकी पार्टी का नाम भी सोशलिस्ट, उन्होंने एक पहली पार्टी बनाई थी, उसका नाम भी सोशलिस्ट पार्टी था। जी जी। तो वो सोशलिस्ट विचारधारा को लेकर चले और उनका ये था कि सब बराबर हैं। गांधी जी के जो मूवमेंट था उसमें सब कहते थे बराबर है, पर सब बराबर नहीं थे। तो सुभाष जी का नाम अगर आज लेंगे, आपने कम्युनिस्ट पार्टी वालों को सुभाष जी का नाम लेते देखा है? नहीं, नहीं लेते। वो पेरियार का लेते हैं, जिन्होंने देश को बांट दिया और इतना इतना बुरा काम किया है उन्होंने जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और स्वतंत्रता के समय तो कम्युनिस्ट उल्टा ब्रिटिशों से कह रहे थे कि भाई आप लोग भले ही चले जाओ पर इंग्लैंड से भारत चलाओ। ये उनका स्टैंड था। ये इनका स्टैंड। तो पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए था जी। ये अपने ही लोगों का नाम नहीं लेते हैं। तो कम्युनिस्ट लोग बहुत खतरनाक लोग हैं जिनको, और कम्युनिस्ट और ये इस्लामिस्ट कॉम्बिनेशन जब होता है तो अर्बन नक्सल पैदा होता है। बिल्कुल। क्योंकि जो अर्बन लेफ्टिस्ट है वो इस्लामिस्ट है, और जो नक्सलिज्म वाला जो है वो पूरी तरह से इंडियन स्टेट के अगेंस्ट है। देखिए बहुत बारीक सा फर्क है, आपको समझना पड़ेगा। ये जो नक्सल मूवमेंट वाले लोग हैं, जो माओइस्ट हैं, ये भारत की स्टेट के अगेंस्ट है। ये पूरी स्टेट को ध्वस्त करके यहाँ पे चाइना या रशिया जैसा मॉडल लाना चाहते हैं। ये इनकी मंशा है। बिल्कुल। ये वायलेंस को गलत नहीं मानते, वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं। इनका कहना है कि अगर स्टेट को तोड़ने के लिए वायलेंस यूज करनी तो करनी चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ इस्लामिस्ट लोग हैं, उनकी मंशा भारत की स्टेट को खत्म करने की नहीं है, उनकी भारत की स्टेट को टेक ओवर करने की है। बिल्कुल। ताकि वो इसको इस्लामिक नेशन बना सकें। वो इस्लामिक नेशन बनाना चाहते हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। अब दुश्मन का दुश्मन दोनों हो गए दोस्त। जबकि 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 जो 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 कम्युनिस्ट लोग हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। वो कहते हैं हर चीज अलाउड होनी चाहिए। इस्लामिस्ट हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव नहीं करते हैं। बिल्कुल। ये लोग ईश्वर और धर्म को नहीं मानते हैं, और इस्लाम तो फंडामेंटल इतना ज्यादा है रिलीजन को लेके, अटूट विश्वास वाले लोग हैं। परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग हैं। और दोनों जो रेडिकल ये थिंकर्स हैं, ये भारत में सिर्फ इसलिए सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि हिंदुइज्म लिबरल है और इनको मौका देता है अपने यहाँ समावेश बोलना। और यही दोनों उसी के दुश्मन है जो इनको पनाह देता है। और जो पनाह वर्ड से कई लोग को आपत्ति होगी, पर पनाह इसलिए क्योंकि जब इस्लामिस्ट टायरेंट्स आए थे तो पनाह लेने आए थे शुरू में यहाँ पे। उन्होंने धोखे से और मक्कारी से हम लोगों पे अटैक किया था। तो जो पनाह लेने आए थे जो लोग, और जिनने आक्रमण करके भारत के अंदर प्रवेश किया, कम्युनिस्ट लोग जो है 50 साल से बंदूक लेके घूम रहे हैं ना नक्सल लोग जंगल में, ये परस्पर विरोधी हैं। इनको अपने घर में अपनी मान्यताएं हमने इनके लिए खोली है कि हाँ भाई तुमने हम पे राज किया, हमारे आतंक किया, फिर भी तुम्हें बराबर अधिकार है इस राष्ट्र में। ये तो हिंदू सिविलाइजेशन की महानता है, और ये उसी को खत्म करना चाहते हैं। ये जो लड़ाई है, जब तक लोग इसको नहीं समझेंगे ध्यान से, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि धीरे 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 धीरे, चूंकि जो हिंदू विचारधारा है वो वायलेंट नहीं है, वो किसी पे इलीगल आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं करती है, वो किसी के ऊपर अपना धर्म अपना कल्चर थोपने की कोशिश नहीं करती है। इसलिए वो उस पे खतरा है। नंबर हो जाने से जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। अब आप तो कहेंगे कितना बड़ा पेड़ है बाप रे, लेकिन किसी काम का नहीं। तो इसी तरह से नंबर गेम के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि ताकत किसके पास है, बंदूकें किसके पास है। तो बंदूकें तो इस्लामिस्ट लोगों के पास हैं, बम भी हैं, और नक्सल लोगों के पास हैं। तो भारत में इन दो लोगों के पास बंदूकें हैं और इनके पास अथाह पैसा है। इस्लामिस्ट जो टेररिज्म है उसके पास इस्लामिक कंट्री से पैसा आता है। ये कम्युनिस्ट नक्सल लोग हैं, इनके पास कम्युनिस्ट कंट्री से पैसा आता है। भारत को पैसे देने वाला कौन है? कोई नहीं। नेपाल तो दे नहीं सकता। ठीक है। अब आपका सवाल यह है कि विश्व की ताकतें क्यों भारत के ऊपर, भारत को गलत क्यों? ऐसा नहीं, वो नहीं समझते, सब समझते हैं। अगर नहीं समझते होते, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैब है न्यूक्लियर साइंस की, जो क्वांटम फिजिक्स की, उसके बाद शिव की प्रतिमा क्यों लगी है भाई? जीसस क्राइस्ट की क्यों नहीं लगी है?
बुद्ध की क्यों नहीं लगी है, सिर्फ शिव की क्यों लगी है? समझते सब हैं, सारे सारे नोबल लॉरेट्स उपनिषद की, वेदों की, सबकी बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, उसके अंदर से साइंस ढूंढते हैं। लेकिन समस्या ये, उनको पता है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे। और अमेरिका को भी ऑयल चाहिए, पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। अमेरिकन खुद इन्वेस्ट करते नहीं है, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाते हैं। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमेरिका में जो हो रहा है वो ये सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से होता है। फिर नंबर 2 पे देखिए, उनको आज चाइना के बिना काम नहीं चल सकता अमेरिका का। तो पॉलिटिकली कुछ भी बोले, पर अंदर ही अंदर अगर आप देखें तो उस पर बहुत डिपेंडेंट है। तो भारत पे ना तो डिपेंडेंट है, ना भारत से पैसा मिलता है। तो ऐसी हालत में भारत की क्या उपयोगिता है? इसलिए भारत को गाली देने से फायदा होता है। तो जब भारत में बैठे लोग भारत को गाली देते हैं तो उनको बाहर से काफी पैसे मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है। ये है पूरी पॉलिटिक्स। मैंने बहुत आसान शब्दों में समझाई है, पर ये बहुत गहरी पॉलिटिक्स है, और यही है, इसके अलावा दूसरी कोई पॉलिटिक्स नहीं है। सर, आपने नक्सलाइट्स और जो भारत को इस्लामिक नेशन बनाना चाहते हैं उनके कनेक्शन की बात की, पर इस पर तो हम बात करते हैं, पर जो नक्सल मूवमेंट है या जो नक्सली है, उनको सबसे मुख्य जो फंडिंग आती है वो मिशनरीज के थ्रू भी उनको काफी सपोर्ट मिलता है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही कोर्ट के द्वारा ये जो FCRA लाइसेंस जो मिलता है एनजीओ को, उस पर एक बहुत बड़ा फैसला आया है कि जो FCRA मतलब जो फॉरेन से फंडिंग आती है ये एनजीओ को, वो दूसरे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इस पर एक काफी बड़ा फैसला भी कोर्ट का आया। नोएल हार्पर करके एक कोई थे, उन्होंने ये पिटिशन PIL डाली हुई थी कोर्ट में। तो ये जो मिशनरीज को बाहर से फंडिंग आती है और फिर यही लोग नक्सलियों को भी फंड करते हैं। कई बार हमने देखा है कि जिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारे CRPF के जवान तक मतलब जब जाते तो उन पर हमला होता है, पर उन्हीं क्षेत्रों में बहुत धड़ल्ले से कन्वर्जन होता है, उन पर वहां पर हमले नहीं होते हैं। तो नक्सली या मिशनरीज इनके कनेक्शन के बारे में कई बार बातें सामने आई हुई है। यही नहीं, 2008 में स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या हुई थी, उसमें कोर्ट ने 7 क्रिश्चियंस और एक नक्सली को, एक नक्सली है, उन्हें कन्विक्ट किया हुआ है, उन्हें सजा दी हुई है। तो ये इस कनेक्शन के बारे में प्लीज बताइए, मिशनरीज और नक्सलियों के कनेक्शन के बारे में। इसमें देखिए, मैंने कई वीडियो भी बनाए हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में किस तरह से होता है। एक लंबा मेरा वीडियो है उसके ऊपर, काफी वायरल भी हुआ था वो। देखिए क्या है, मिशनरीज का क्या है, मिशनरीज का भी नंबर गेम है, उनका सिंपल नंबर गेम है ये कि जितने से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करो, जैसे करो, और बेसिकली जनरली पैसे के लालच से किया जाता है। और पैसे का लालच कैसे आता है? सिर्फ पैसे के लालच से होगा तो आदमी आज कन्वर्ट हुआ और कल बदल जाएगा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मैंने जॉब करना शुरू किया था, पहला जॉब मेरा जो था वो इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट आनंद के लिए था, जो अमूल चलाते हैं। और हम लोग गांव में गर्मी में घूम घूम के रिसर्च करते थे। तो उसमें लोग जैसे थे, नाम क्या है तो कहेगा रमेश माधव थॉमस। कहेगा भाई ये कैसा नाम हुआ? अच्छा, फिर कहेगा कि हमारी जात जो है, अपनी एक कोई जात बताएगा, और बोलेगा धर्म है क्रिश्चियन। तो हम उससे पूछते थे कि भाई ये कैसे तुम धर्म बता रहे हो क्रिश्चियन और जात बता रहे हो हिंदू, ये कैसे संभव है? तो कहता था अरे पैसे लिए इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी जात बदल देंगे। कहते जात तो पैदाइश है, धर्म बदल सकते हैं। अब उसको जैसे सिखा दिया गया। अब उसका रीजन ये था, इसके पीछे जो पूरा रीजन ये है कि वो अब कहने को पेपर पे तो बदल गया, लेकिन बदला नहीं है इंसान। तो अगर उसको आपको बदला करवाना है तो किसके अगेंस्ट होगा भाई? वो क्यों बदला? आप अगर खुश हैं आज अपने घर में और सब जगह, तो अगर मैं चाहता हूं तो मैं आपको धीरे धीरे भड़काना शुरू करूंगा, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके घर वाले कैसे आपको ऑप्रेस कर रहे हैं, आपके साथ क्या समस्या है। और विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको आप भड़का ना सके। ये तो संभव ही नहीं है कि कोई ऐसा आदमी ना हो। हर आदमी को किसी ना किसी चीज की कमी है, उसकी तरफ फोकस करवा दो उसकी, तो वो आप भड़का सकते हो उसको। तो उसके अंदर ये आग लगाना कि भाई तुम अगर क्रिश्चियन नहीं होगे तो तुम्हारा उद्धार ही नहीं है, और ये दवा है। पहले तो उसको मरीज बताना जो उसकी है भी नहीं, जो बीमारी, उसको बताना कि तुम्हें ये बीमारी है झूठ मूठ की, और फिर उसका इलाज उसको इस तरह से बताना। और चूंकि वो इलाज आपसे खरीदता रहे जिंदगी भर, और पलट के वापस ना कभी ये पता लगा पाए कि मैं तो हट्टा कट्टा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके लिए निरंतर लगातार उसको बीमारी बताते रहना। ब्रेन वॉश ये करते रहना बेसिकली
जी हाँ, मैंने प्रवोक करते रहना। मैंने ये समझा है कि अगर ये इस्लामिस्ट, भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा क्रिश्चियनिटी से या किसी और धर्म से कोई ऐसी परस्पर विरोध मेरा अपना पर्सनल नहीं है। मैं जो भी बिल्कुल। बात करता हूँ मैं भारत के लिए करता हूँ। मैं, आप इतना तो समझ गए होंगे, भारत को लेके बहुत गौरव है और भारत की महानता को दुनिया में पहुंचाने के लिए मैं अपना जी जान लगा रहा हूँ। तो मुझे कोई कितना, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है, जीसस क्राइस्ट ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, मैं उन्हें पढ़ता भी हूँ, समझता भी हूँ। एक्चुअली गांधी जी का जो नाम पे जो चलाया गया कि तो एक आंख निकालोगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, वो क्या है, या एक गाल पे झापड़ मारो तो दूसरा आगे कर दो, ये महात्मा गांधी की नहीं, जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स हैं ये सारी की सारी, जिसको महात्मा गांधी ने अडेप्ट किया है इंडिया में। तो लेकिन क्रिश्चियनिटी पर से प्रॉब्लम नहीं है, देखिए, लेकिन जो मिशनरी से जो क्रिश्चियनिटी को, हाँ, जो क्रिश्चियनिटी को यूज किया जाता है भारत के लोगों को गुमराह करने के लिए, वो मेरे ख्याल से जो है वो मॉडर्न जमाने में, वो पुराने जमाने की बातें हैं जब हर कोई अपने धर्म का प्रचार इसलिए प्रसार। इसलिए मैंने मिशनरीज वर्ड यूज किया, मैंने डायरेक्टली जी, रिलीजन का मैंने इसलिए मिशनरीज वर्ड यूज किया। मैंने काम किया मिशनरीज के साथ, मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, 1.5 साल उनके साथ काम किया था। जो वर्ल्ड की, इंडिया में जितनी मिशनरीज है उनकी जो फेडरेशन है उसके लिए मैंने बनाई थी। तो तब मैं भी अपनी तरह का एक अर्बन एक्सल हुआ करता था, और मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट से लेकर, केरला से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक, जितने भी गांव में जहाँ पे भी उनका काम चल रहा था, 1.5 साल तक हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तब अपने जीवन के करियर शुरू ही उससे किया था, अपना करियर मैंने सबसे पहले वही किया था। तो मैं जानता हूँ एग्जैक्टली कैसे होता है, मुझे अच्छे से पता है ये पूरा का पूरा गेम क्या है। और वो गेम जो है वो एक जमाने में मुझे बहुत खतरनाक भी लगता था, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, ये जो कॉम्बिनेशन नेक्सस जो है पूरा, जिसको कि भारत के ही लोग प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, मजे की बात आप ये देखिए, ऐसा विश्व में कहीं नहीं मिलेगा कि भारत को तोड़ने की जितनी योजनाएं हैं उनको भारत के ही लोग प्रमोट कर रहे हैं। बॉलीवुड की हीरोइंस, बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, मीडिया के लोग, हिस्टोरियंस, ऐसी विचित्र चीज तो मैंने कभी नहीं देखी। सर, अभी जो 80 के दशक की मैंने बात की, मैं छोटी छोटी 2-3 घटनाएं बस जल्दी जल्दी बताना चाहता हूं। अभी 1.5 वर्ष पहले ही कर्नाटका में एप्पल की फैक्ट्री पर भी इसी प्रकार का हमला हुआ था, उसका आरोप भी कम्युनिस्टों पर ही लगा हुआ है। बहुत आगजनी तोड़फोड़ हुई थी, आपने सुना भी होगा, कर्नाटका में अभी 1.5 वर्ष पहले की घटना है। उसके बाद अभी 2012 में पौंडीचेरी में एक रिजेंसी सिरेमिक टाइल्स की एक कंपनी थी, रिजेंसी नाम था उस कंपनी का। तो वहां पर काफी उस कंपनी में तोड़फोड़, आगजनी और काफी गाड़ियों को वगैरह भी जलाया गया था। और उस समय उस कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट थे केसी चंद्रशेखर, उनकी हत्या कर दी थी, उनके ही परिवार के सामने पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसका आरोप भी कम्युनिस्टों पर ही लगा हुआ है। और अभी 2019 में 49 लोगों को कन्विक्ट किया गया। उसमें से कुछ लोग, एक CITU करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन है, तो उन पर उसका आरोप लगा हुआ है। तो वो जो हत्या हुई थी केसी चंद्रशेखर, सिरेमिक टाइल्स की कंपनी थी। या फिर अभी केरला में भी अगर हम देखें तो कई सारी कंपनीज वहां से बंद हो रही है, बाहर जाना चाहती है केरला से, वहां पर इस कम्युनिस्ट शासन के कारण। ये जो जो 80 के दशक में हो रहा था वो थोड़ा बहुत हम आज भी इस समय भी देख रहे हैं। तो ये क्या मतलब चाइना के इन्फ्लुएंस के कारण होता है? मतलब भारत को वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने नहीं देना चाहता। आपने अर्बन नक्सल बुक भी लिखी हुई है, आपको इसके बारे में काफी जानकारी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जानबूझकर भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब ना बने, इस कारण से चाइना ये बाहर से फंड करके ये प्रोटेस्ट या आंदोलन या इस प्रकार से एक अस्थिरता निर्माण करने का प्रयास करता है क्या? ठीक है, चाइना का जो है, मैंने एक, कोई अगर लोग चाहे तो मेरा आई एम बुद्धा चैनल पे 8 वॉर्स ऑफ चाइना करके एक वीडियो है, 2-3 है मेरे उसके ऊपर, उस विषय के ऊपर। चाइना का सन 2050 तक का प्लान है वर्ल्ड की नंबर 1 ताकत बनने का। और कई लोग का ये होता है कि नंबर 1 ताकत जो है, आप किसी के ऊपर, जैसे रूस घुस गया अभी यूक्रेन में, या अमेरिका घुस गया कहीं पे, जैसे बड़ी जो वर्ल्ड की बड़ी पावर्स होती हैं वो किसी देश में घुस जाती हैं और उस पर अधिकार करने की कोशिश करती हैं। एक वो तरीका है। दूसरा ये है कि आप एक राष्ट्र के अंदर इतना ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दें, इतना ही डोमेस्टिक लेवल पे, और उनके बिजनेसेस को डिमोरलाइज करें, एंटरप्राइज खत्म करें लोगों का। आज देखिए 10, आपने जैसे बताया था पहले कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को मार दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को मार दिया, मतलब आगे और लोग करना नहीं चाहेंगे। घर में माँ बाप कहेंगे बेटा कुछ भी करो यार, फैक्ट्री मत लगाना, मारे जाओगे। जैसे मुझसे हर कोई बोलता था ये फिल्म मत बनाना, मारे जाओगे। तो डरा गया था, तो कोई बनाते ही नहीं था इस विषय पे फिल्म। अब एक नहीं है तो कुछ लोग को साहस आएगा,
फिर कोई जो है बेचारा उसको अपने जीवन शायद सेक्रीफाइस करना पड़े इस तरह की बात के लिए, फिर लोग डर जाएंगे। फिर तो इस तरह से आप पूरे टाइम एक सोसाइटी को डरा के सहमा के रखो। भाई गोलियां कश्मीर में चलती हैं, एक सिविलियन कल जैसे मौत हुई, हाँ वो डोगरा व्यक्ति थे, अब उनको आपने वहां मार दिया, पूरा भारत दहशत में आ गया, राइट। और मेरे जैसे कई लोग जो कश्मीर के विषय पे काम कर रहे होंगे, उन सबको सिक्योरिटी वालों ने बोला भाई घर में रहना, बाहर मत जाना, तो बच्चों में दहशत आ गई। अब वो बच्चे बड़े होंगे तो दहशत के साथ बड़े होंगे। ये एक पूरी योजना जो है, इसके खिलाफ मैं लगातार आवाज उठाता आया हूँ 2010 से। उसी में मैंने बुद्धा ना ट्रैफिक जैम बनाई थी, उसी में मैंने अर्बन एक्सेल्स लिखी, उसी में मैंने ये ताशकंद फाइल्स बनाई, उसी में कश्मीर फाइल्स बनाई। और सब में आप देखिए कि उनके जो हीरो या हीरोइन जो मेन है वो यूथ है, और वो यूथ जो समझ नहीं पा रहा है मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, और फिल्मों के मार्फत से उसको समझ में आता है। तो ये मेरी पूरी इच्छा ये है, कोशिश ये है कि भारत के जो यंग लोग हैं वो समझे। मेरी जो अगली आने वाली फिल्म है जो मैं बना रहा हूँ फिल्म, वो भी इसी तरह की फिल्म है, जो कि बेसिकली भटका हुआ जो जवान है उसको समझ में आए कि भाई तुम्हारा भविष्य भटकने में और उन बातों में नहीं है, तुम्हारा भविष्य अपनी महानता को पहचान के एक हीन भावना से उठ के गौरव की जब तक तुम्हारे अंदर एक भावना नहीं आएगी, राष्ट्र का उत्थान हो नहीं सकता। सर आपने अभी उद्योगपतियों की हत्या की बात की, तो फिल्म इंडस्ट्री खुद एक कैपिटलिस्ट सिस्टम का हिस्सा है। अगर हम देखें तो उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल देख लीजिए या फिर पूरा मल्टीप्लेक्स चेन, फिल्म इंडस्ट्री खुद एक कैपिटलिस्ट सिस्टम का हिस्सा है। फिर भी यही फिल्म इंडस्ट्री बार बार ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाली फिल्में क्यों बनाती है? युवाओं को उद्योग पति बनने, जो उद्योगपति बने हुए हैं उनके जीवन को मतलब एक उसे प्रमोट करे, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे मेहनत की, उस पर फिल्में बनाई, या उन्हें मेहनत और पुरुषार्थी बनने पर फिल्में बनाए। इसे छोड़कर वो बार बार एक प्रकार से हम पर अत्याचार हुआ है, सिस्टम ने हम पर अत्याचार किया है, और फिर हम बैंक लूटेंगे या फिर उद्योगपति की हत्या करेंगे, इस माइंडसेट पर आधारित भारत में ही नहीं काफी हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी जो वेब सीरीज सफल हुई उसमें भी इसी माइंडसेट को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री खुद कैपिटलिस्ट सिस्टम का हिस्सा होते हुए भी ये क्यों ऐसा मतलब विपरीत विचारधारा की फिल्में क्यों बनाते हैं? नहीं देखिए, कैपिटलिज्म का हिस्सा नहीं है ये। अच्छा। ये लोग कैपिटलिज्म जो ट्रू सेंस में कैपिटलिज्म है वो एंटरप्राइज और क्वालिटी को प्रमोट करना है ना, नई चीजों का आविष्कार करना, इनोवेशन करना, टेक्नोलॉजी लाना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों के जीवन को अच्छा बनाना, वो कैपिटलिज्म की एक आइडियोलॉजी है। अब आज की तारीख में क्या है, पर कैपिटलिज्म से निकली हुई दो चीजें हैं। एक है कंज्यूमरिज्म, मतलब अच्छा कंज्यूमर है तो उसको कुछ भी बेचो, जहर भी बिकता है तो बेचो, पैसा कमाओ, बस प्रॉफिट कमाओ प्रॉफिट कमाओ प्रॉफिट कमाओ, और अगर लॉस हो गया तो उसको अगली फिल्म में चेप दो और उस लॉस को आगे बढ़ाते बढ़ाते प्रॉफिट कमाओ। बॉलीवुड उसका हिस्सा है जो ये मानता है कि कंज्यूमर को जितनी, देखिए आदत हमेशा खराब चीज की पड़ती है, अच्छी चीज प्रैक्टिस की जाती है। आप ये नहीं कहते मुझे योगा की आदत पड़ गई है, कभी आपने सुना है किसी को ये बोलते हुए? कहता मैं योगा करता हूं, लेकिन आपको नेटफ्लिक्स देखने की आदत पड़ जाती है। आदमी के जीवन में जो चीज उसके लिए विनाशकारी होती है उसकी आदत 2 मिनट में पड़ती है, और उन्हीं आदतों को बदलने का नाम है योग। बुरी आदतों से अच्छी आदतों की तरफ मूव करने का नाम ही योग है। पतंजलि का पहला सूत्र ही यही है। तो ये लोग जो है बुरी आदतों को प्रमोट करना इनका धंधा है। तो जो कैपिटलिज्म नहीं है, जो कंज्यूमरिज्म है, वो कंज्यूमरिज्म हो गया कि जो बिकता बेचो, और उसका एजम्पशन ये है कि जो ऑडियंस है वो मूर्ख है। अब ये जो आइडियोलॉजी बेच रहे हैं, इनको ये लगता है आइडियोलॉजी बिकती है। अब आप खुद देखिए, रोजा का धंधा, फिजा का धंधा, फना का धंधा, मिशन कश्मीर का धंधा, हैदर का धंधा, इन सब का धंधा देखिए बिकते तो हैं ये। अभी आप एक स्वामी नाम से फिल्म नहीं बना सकते, पठान नाम से आप 200-300-400 करोड़ का धंधा कर सकते हैं। हमारी भी तो ऑडियंस देखने ही जाती है भाई। एक गरीब भारत देश में इतना क्या एंटरटेनमेंट का महत्व हो गया कि
जिन लोगों को एक्टिंग भी नहीं आती वो भी हजारों हजारों अरबों करोड़ रुपए के मालिक बने हुए हैं। कैसे, ये कैसे हुआ, मुझे बताइए। मीडिया कि झूठ मैनेजमेंट, मूठ का पीआर। देश प्रेम दिखा के, झूठी देश प्रेम की फिल्में बना के, दिल के अंदर पूरी तरह से कम्युनिस्ट होके, कि आपके आपके घर में दूसरा व्यक्ति तो पूरे कम्युनिज्म का जहर घोल रहा है और आप झूठ मूठ का, चूंकि धंधा है, ये बिक रहा है, इसलिए नेशनलिज्म की फिल्में बनाना। और कल को अगर ये सरकार नहीं होगी तो वही लोग जो है वो खुलेआम कम्युनिज्म का जहर फैलाएंगे। ऐसे लोगों को किसने स्टार बनाया? हमने तो बनाया है। ये फिल्म ईद पे रिलीज होगी, ये प्रथा कहां से शुरू हुई? दिवाली वाली की तो बाद में हुई। ईद पे फिल्में निकालने का, फिर दिवाली, फिर क्रिसमस भी ले लिया, होली भी ले ली, सब कुछ ले लिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये तो हमारे लोग करते हैं ना, राइट? तो हमारे लोगों को भी तो थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। और इसीलिए तो मैं गली गली, गांव गांव घूम घूम के दिन रात, आप देखिए मेरी आंखें कैसी हो रही, मेरा गला भी खराब हो रहा है, लेकिन मैं फिर जा रहा हूँ, कल फिर 2-3 भाषण दूंगा। जो लोग हैं, मैं चाहता हूं मैं जितना ज्यादा जागरूकता फैला सकूं उतनी फैला दूं। इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। देखिए मैं स्टोरी टेलर हूं, मैं राजनीति तो नहीं करता हूं। तो मैं अगली फिल्म के लिए जो कर रहा हूं, उसके लिए हम लोग अपना सब कुछ तन मन धन लगा के 2 साल से काम कर रहे हैं। और भी एक आध फिल्म हम जिस पे काम कर रहे हैं, वो सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए है कि तैमूर लंग के वक्त से लेकर आज तक तुम सीना चौड़ा करके अपने राष्ट्र में नहीं खड़े हो पाए हो। आज भी भारत को पहले धर्मों के आधार पर बांट दिया गया। भारत के 2 टुकड़े कर दिए, एक चाकू चला दी गई और बोला ये अलग है, वो अलग है। कैसे अलग है भाई? शारदा पीठ तो वहीं पे है, तक्षशिला तो वहीं पे है पाकिस्तान में। इंडिया की 2-3 जो प्राचीन यूनिवर्सिटीज है वो तो बांग्लादेश में है। कहां से भारत से अलग है वो? पर आपने सभ्यता का विभाजन कर दिया। आपने एक राष्ट्र का विभाजन नहीं किया, आपने एक सभ्यता का विभाजन कर दिया। और उसके बाद जो सरकार बनी हमारी, उस सरकार ने फिर से भारत का विभाजन कर दिया और इंडिया को भारत से अलग कर दिया और सारी की सारी ताकत इंडिया के हाथ में दे दी और भारत को हीन भावना से ग्रस्त कर दिया, ताकि वो लोग हमेशा फिर से राजा के अंडर काम करते रहे। यही हुआ है पूरे भारत में। और आज जब भारत सर उठा रहा है तो पूरा इंडिया विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उसको दबाने की कोशिश कर रही है। भारत जैसा राष्ट्र जो आतंकों के इतिहास से घिरा हुआ है, उसमें कश्मीर फाइल जैसी फिल्म बनाने में किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए आपत्ति? क्या जर्मनी में होलोकॉस्ट पे फिल्म बनाने में किसी को आपत्ति हो सकती है? आप कल्पना कर सकते हैं? क्या अमेरिका में ब्लैक्स की स्लेवरी के ऊपर फिल्म बनाने से किसी को आपत्ति हो सकती है? आप कल्पना कर सकते हैं? तो भारतीयों के नरसंहार के ऊपर फिल्म बनाने से किसी को आपत्ति क्यों है? और विदेश के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स उसके अगेंस्ट क्यों लिख रहे हैं? हमने तो नहीं लिखा होलोकॉस्ट के अगेंस्ट, आप क्यों लिख रहे हैं भाई हमारे जेनोसाइड के अगेंस्ट? आप होते कौन है? तो वो लड़ाई में लड़ रहा हूं। विवेकानंद जी ने कहा था, वक्त बहुत हो गया पर एक बात बताता हूं आपको। विवेकानंद जी ने कहा था मुझे 100 कमिटेड जवान लोग दो और मैं विश्व गुरु बना के दिखाता हूं। पता नहीं उन्हें 100 लोग मिले कि नहीं मिले, पर मैं ऐसा मानता हूं कि उनमें से एक मैं हूं। तो इसलिए मैं जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं। सर, मेरा अगला प्रश्न यही था। आपने 100 लोगों के बारे में कहा। पिछली बार जब आप हमारे चैनल पर आए थे तो आपने वीडियो के अंत में कहा था कि अगर द कश्मीर फाइल्स सफल होती है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं 100 और ऐसे बच्चे तैयार करूंगा और वो ऐसी फिल्में बना पाए, ऐसी कहानियां सामने लेकर आ पाए, इसका मैं प्रयास करूंगा। तो क्या आपको ऐसा मतलब कोई इंस्टीट्यूशन खोलने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कैसे आप ये 100 युवाओं को आप तैयार करने के बारे में, मतलब इसके बारे में आपने कुछ प्लान बनाया है? जी हाँ, जी हाँ। देखिए इंस्टीट्यूशन में खोलूंगा तो फिल्में नहीं बना सकता, तो किताबें भी नहीं लिख पाऊंगा, मैं उसमें बिजी हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं, मैं अभी हमने माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कई स्कॉलरशिप्स दी हैं, जिसमें जर्नलिज्म और फिल्म मेकिंग के लिए स्कॉलरशिप्स दी हैं काफी सारी। हमने चित्र भारती के साथ मिलकर 2 लोग, एक लड़का और लड़की, एक फिल्म, दोनों शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री जो बनाना चाहे बनाए, उसके लिए 1-1 लाख रुपए की उनको राशि भी दी है, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए। और अगर वो चाहे तो हमारे साथ आके काम भी कर सकते हैं, इसकी हमने की। उसके अलावा मैं जिस दिन से बंबई आया हूँ उस दिन से सबसे पहले आते ही साथ मैंने कहा मुझे 5 सबसे प्रतिभाशाली डायरेक्टर्स और राइटर्स निकाल के दो। और मैं कई लोगों से मिल रहा हूँ, अभी बस इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 5 बजे बाहर कोई वेट कर रहा है, तो नया एक यंग डायरेक्टर ही आया है, तो ऐसे मैं रोज एक दो लोगों से मिल रहा हूँ। ये वक्त लगता है। देखिए
हीरे की भी पहचान करने में वक्त लगता है। मैं ऐसा भी नहीं बिल्कुल चाहता हूँ सिर्फ इसलिए बिल्कुल। फिल्म बन रही है कोई भी झूठ मूठ चलाए। जिसकी हम्म, भारत पे अटूट आस्था हो, ऐसे मैं हम्म। 5 लोग तो आपको खड़े करके दे दूंगा। हाँ सर, दो तीन और छोटे छोटे बस जल्दी जल्दी में। अ, आपने अभी 2 दिन पहले ही अभिषेक अग्रवाल जी के जन्म दिवस पर 2 नई फिल्मों को अनाउंस किया था। तो क्या वो दोनों नई फिल्में डेली फाइल्स से अलग होने वाली है या डेली फाइल्स भी उनका ही हिस्सा है? और वो दोनों नई फिल्में कौन से विषय पर, थोड़ा मतलब भले ही आप अभी नहीं बताना चाहे पर थोड़ा सा अभी कुछ हाँ, उसके अभी बारे में थोड़ा बताइए। उसको अवॉइड करते हैं, फिर हाँ, आपके हाँ, पर साथ फिर करूंगा मैं फिर भी पक्का थोड़ा एक। मतलब कुछ बता देखिए सकते हैं मैं आप डेली उनके बारे फाइल्स में? तो बना ही रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताऊँ, ओके। डेली फाइल्स तो मैं बना ही रहा हूँ, उसमें तो हम 2 साल से काम कर रहे हैं। वो तो यानी आधी बनी चुकी है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि हमारे लिए रिसर्च और राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो ओके। फिल्म मैं बना के उसको अभी बनने में और 1-1.5 साल लगेगा। हमारी फिल्म में अमूमन 4 साल लगते हैं बनने में, 3 से 4 साल जो मेन फिल्म है। तो काफी आहुति देनी पड़ती है उनके लिए। तो मैं उसी में लगा हूँ दिन रात। और होपफुली देखते हैं अगले साल के अंत तक या उसके अगले साल अर्ली जनवरी फरवरी में हुआ तो उसे रिलीज कर देंगे। उसके बीच में एक मेरे पास थोड़ा कुछ एक सब्जेक्ट पे काम कर रहा था, और वो मेरी मेरी अपनी पर्सनल इच्छा है उसे करने की। तो वो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ करना। मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस मैं चूंकि मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं उसको करना चाहता हूँ, उस पर भी काम कर रहा हूँ। और सर, अभी जो 2 फिल्में आपने नई अनाउंस की है, उनकी थीम भी लगभग द कश्मीर फाइल्स की तरह ही लग रही है, क्योंकि आपने अनाउंसमेंट वीडियो में कहा था कि ये अनकहे इतिहास पर आधारित है, जिसके बारे में आज तक बताया नहीं गया, जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। तो क्या इन दोनों फिल्मों को भी फाइल्स सीरीज में ही रखने वाले हैं या फिर अलग नाम से रिलीज करने वाले हैं? नहीं, फाइल सीरीज में सिर्फ मैंने 3 ही फिल्मों के बारे में सोचा था, और वही 3 सब्जेक्ट्स अभी उन पे काम कर रहा हूँ। डेली फाइल्स हम्म, कैसे लोग रिसीव करते हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं, लोगों को आवश्यकता है और कुछ इस तरह का सत्य बताने की, तो मैं करूंगा, उसको डेफिनेटली करूंगा। क्यों नहीं करेंगे, यानी हम्म, करना ही चाहिए। तो बिल्कुल। पर अभी मेरा फोकस सिर्फ, मैं एक बार में एक ही फिल्म के बारे में सोच पाता हूँ। तो मैं बॉलीवुड नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा मैं एक साथ 4-5 फिल्में कर भी नहीं सकता हूँ। और सर, अभी कई बार मेरे पास ऐसे मेल भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बच्चे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आज आना चाहते हैं। अ, अभी जो जिस प्रकार से समय परिवर्तन हो रहा है, तो लोगों, बहुत सारे बच्चों की इच्छा है जिनके पास कहानियां भी है, कुछ कुछ मेरे पास तो मेल भी आती है जो कहानियां मेल करते हैं, कहते हैं कि ये कहानी पढ़ो। तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मार्ग है? क्या किसी फिल्म फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्हें जुड़ना चाहिए या कैसे वो आ सकते हैं? उनके लिए थोड़ा सा एक मार्गदर्शन बताइए। देखिए कई सारे उसके तरीके हैं, पर अब जमाना इतना बदल गया, पहले जैसा नहीं है। अगर हम्म, आपके दिमाग में कोई कहानी है तो उसको आप लिखते रहिए, लिखते रहिए। कुछ एक साल हम्म, आप उसको पढ़ने समझने में, उस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आर्ट है, इसमें क्राफ्ट भी है, साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी, कई चीजें इन्वॉल्व है। अगर आप किसी हम्म, इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए। अच्छा है, थ्योरी पता होनी चाहिए, वो जीवन में काफी काम आती है। मुझे मुझे अफसोस है इस बात का, मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया, तो जो चीज मेरे को समझने में 10 साल लगे, वो चीज शायद मैं 1-2 साल में पढ़ के समझ सकता था। और बिल्कुल। कुछ एक साल आप ऐसे लोग जिन जिन पे आपको श्रद्धा है, भूल जाइए आपकी यूनिवर्सिटी क्या है। देखिए आज आप कोई चीज सीखने अगर जाएंगे तो 3-4-5 साल तो आपको पढ़ने में लगेंगे। डॉक्टर बनने में भी 5 साल लगते हैं, इंजीनियर बनने में भी उतना ही टाइम लगता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ भी बनने में उतना टाइम लगता है आज की तारीख में। तो आप अपने मन का कोई डायरेक्टर या कोई राइटर या कोई किसी को आप पकड़ लीजिए जिसको आप अपना गुरु बनाना चाहते हो, और फिर श्रद्धा के साथ वो आपको लाठी भी मारे, आपको जूता भी फेंक के मारे, गाली भी दे, आप उसके साथ जुड़े रहिए, श्रद्धा के बिल्कुल। साथ काम करते रहिए। आप समझ लीजिए कि आप कॉलेज में जाएंगे तो पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पे शायद आपको कुछ पैसे मिल भी जाए। आप अपने जीवन को खपाइए एक बार 4-5 साल, बिल्कुल। और जब आपको लगे कि हाँ अब यहाँ सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, उस दिन आप फिल्म बनाने निकल जाइए। ऐसी मैं राय रखता हूँ। होता क्या है, पहले लोग आते थे, राज कपूर साहब के साथ काम किया कई साल और फिर डायरेक्टर बने, वो इंस्टीट्यूट थे, यूनिवर्सिटीज। लेकिन आज क्या है ना, जो भी आता है वो आएगा और अगले हफ्ते वो फिल्म बनाने के लिए तैयार अपने को मानता है। वो भी गलत बात है, वो गलत बात है। और इसीलिए देखिए फ्रस्ट्रेटेड लोग ज्यादा हैं और सफल लोग कम हैं। तो कुल मिलाकर मेहनत और पुरुषार्थ ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, विवेक सर ने बताया। सर, आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे चैनल पर आए, इतना समय दिया आपने हमारे चैनल के लिए। और आपकी आगे आने वाली जितनी भी फिल्में हैं, उन सभी को द कश्मीर फाइल्स की ही तरह, इवन उससे भी ज्यादा सफलता मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने जिस तरह से इस फिल्म का समर्थन किया है, मैं उसके लिए शब्द नहीं है। कभी आपसे मिलूंगा तो आपको गले लगाऊंगा।
जरूर और आपके सारे सुनने वाले, आपके सारे भक्त और आपके जितने फैंस, नहीं प्यार से कह रहा हूँ, कोई वैसा नहीं, आपके फैंस और जितने आपके लिसनर्स हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपसे कई रातों से सोया नहीं हूँ ढंग से, जब आराम करके एकदम बॉडी रिलैक्स होगी फिर एक बार आऊंगा और तब हम थोड़ी एनर्जी के साथ बात करेंगे। जरूर जरूर सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।